गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संगम युग के अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की, जिसमें सबसे पहले स्थान आता है राजा का। तो चेर, चोल, पांड्य आदि राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति का प्रचलन था। राजा का पद वंशानुगत होता था और राजा पूरी तरह निरंकुश होता था, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का उस पर नियंत्रण होता था। राजा अकेले समस्त कार्यों को संपन्न करने में सक्षम नहीं होता था, इसलिए उसकी सलाह के लिए, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान था। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने और महत्वपूर्ण समस्याओं पर सलाह देने के लिए परिषदों का प्रावधान था। पुरोहित, प्रमुख ज्योतिषी, वैद्य, सेनापति आदि राज्य के प्रमुख अधिकारी होते थे। पुरोहित का काम धार्मिक कार्यों की देखभाल करना था। ज्योतिषी का काम इन धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निकालना होता था। वैद्य का काम चिकित्सा व्यवस्था की निगरानी करना था और सेनापति का काम सेना की व्यवस्था करना होता था। इसके अलावा संगम प्रशासन में नगर सभा और ग्राम सभा का भी प्रावधान था। संगम साहित्य से नगर सभा और ग्राम सभा की जानकारी हमें मिलती है। नगर सभा का मुख्य कार्य न्याय व्यवस्था के संचालन में राजा को सहायता करना, अन्य मामलों पर राजा को सलाह देना और नगर की समस्याओं पर राजा का ध्यान आकृष्ट करना होता था। और ग्राम सभा, जिसमें गांव के प्रमुख लोग शामिल होते थे, वो समूचे गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। प्रशासन में न्याय व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान था। न्याय कार्यों की देखभाल के लिए मंत्री और न्यायाधीश होते थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और फौजदारी मामलों में तो वही एक अंतिम निर्णायक होता था। दंड व्यवस्था प्राय कठोर थी। सैनिक व्यवस्था की बात करें तो संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि उस युग में प्रत्येक राजा एक शक्तिशाली सेना रखता था, क्योंकि प्रत्येक राजा महत्वाकांक्षी होता था। राजा की चतुरंगिणी सेना होती थी, अर्थात उसमें पैदल, अश्वारोही, रथारोही और गजारोही आदि महत्वपूर्ण सैनिक होते थे। संगम युग में सेनापति को एनाड़ी कहा जाता था और यहाँ के अस्त्र शस्त्रों में तलवार, तीर, धनुष, कवच, भाला, ढाल आदि का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के समय राजा स्वयं युद्ध का संचालन, सेना का नेतृत्व करता था। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। भूमि कर को करई कहा जाता था, जो प्राय कुल उपज का 1/6 भाग वसूल किया जाता था। यहाँ पर सिंचाई कर, सीमा शुल्क जैसे कर भी प्रचलित थे। आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। यहाँ की भूमि प्राय उर्वर थी, पर्याप्त मात्रा में कृषि की जाती थी। कृषकों को वल्लाल कहा जाता था और वल्लाल को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक संपन्न, जिन्हें वेलारस कहा जाता था, और दूसरे कैटेगरी में थे विपन्न कृषक, या हम कहें मजदूर कृषक वर्ग। संपन्न वल्लाल के पास अपनी जमीन होती थी और विपन्न कृषक की अपनी कोई भूमि नहीं होती थी। उद्योग धंधों की अगर बात करें तो संगम काल में बहुत से उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। सूती और रेशमी वस्त्रों का उद्योग काफ़ी विकसित था। उरैयूर सूती वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा
बढ़ईगिरी का व्यवसाय महत्वपूर्ण था। रस्सी बनाने का उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, स्वर्णकार का उद्योग, चर्म उद्योग, नमक बनाने का उद्योग, भवन निर्माण का उद्योग आदि महत्वपूर्ण उद्योग प्रचलित थे। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो संगम काल में व्यापारिक उत्कर्ष अपने चरम पर था। संगम साहित्य से व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख हमें मिलता है। मुशरी, कोरकई, नीलसिंडा आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और यहाँ से मुख्य निर्यातक वस्तुएं थी काली मिर्च, सूती वस्त्र, मलमल, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, मोती, कीमती रत्न, कीमती पत्थर आदि। और आयात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख थी कांच का सामान, मूंगा, शराब, सोना, चांदी, तांबा, सिक्के आदि। संगम राज्यों का व्यापार मिस्र, अरब, चीन और मलय प्रायद्वीप से होता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनेगर कहा गया है। व्यापारियों के पास कई मंजिला भवन होते थे। इस समय अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था। इसके अलावा मुजिरिस, पुहार, अरिकमेडु की खुदाई में रोमन सम्राट अगस्टस के सोने चांदी के सिक्के मिले हैं। अरिकमेडु की खुदाई में भी बहुत से सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आर्यों की चतुर्वर्णीय समाज व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिलती, लेकिन तमिल साहित्य में सामाजिक जीवन का उल्लेख मिलता है और तमिल समाज को सुविधा की दृष्टि से 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें पहले हैं ब्राह्मण वर्ग सबसे सम्मानजनक वर्ग था। राज दरबार में इनका काफ़ी सम्मान होता था। इनका मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन, यज्ञों का अनुष्ठान, पूजा पाठ, अध्ययन अध्यापन करना और राजा और संपन्न लोगों से पर्याप्त दान दक्षिणा इन्हें मिलती थी। दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग था आरासर। राज परिवार से जुड़े लोग इस वर्ग से संबंधित थे और राजनीतिक दृष्टि से इनका खास महत्व था। इनका मुख्य कार्य जनता की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करना होता था। इसके अलावा वेनेगर ये व्यापारिक वर्ग था और तमिल प्रदेश का आंतरिक और बाह्य व्यापार का संचालन यही वर्ग करता था। वल्लाल ये भूस्वामियों का वर्ग था और संपन्न वल्लाल लोगों को राजकीय पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन था और दासों के क्रय विक्रय के लिए नियमित रूप से बाजार होते थे और उनका व्यापार किया जाता था। स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी और घर की आंतरिक व्यवस्था में वे काफ़ी स्वतंत्र होती थी। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न समझा जाता था। उन्हें ना तो संपत्ति का अधिकार था और ना उनके साथ कोई सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। फिर भी वो काफ़ी कार्यों में हिस्सा लेती थी। वे खुलेआम नदियों तालाबों में स्नान करती थी, खुले मैदानों में खेलती भी थी और लड़कियों को शिक्षा भी दी जाती थी। खासकर नृत्य और संगीत की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। कई महिलाओं का काव्य सृजन में भी योगदान रहा है। यहाँ पर गणिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान था। विवाह की अगर बात करें तो तमिल ग्रंथ तोलकप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सामान्य तौर पर तो 2 ही तरह के विवाह यहाँ होते थे। एक माता पिता की अनुमति के बिना प्रेम विवाह जिसे कलावो कहा जाता था और दूसरा माता पिता की सहमति से तय होने वाला विवाह जिसे कारपो कहा जाता था। इसमें बड़े पैमाने पर धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता था। घरों की अगर बात करें तो यहाँ के घर, संगम काल के घर जो थे वो ईंट और चूने से बने होते थे। कई मंजिला घर मिले हैं, मकान मिले हैं और इसमें रोशनदान की प्रॉपर व्यवस्था होती थी। मकानों में फर्नीचर की व्यवस्था भी की जाती थी
खान पान की अगर बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग यहाँ मिलते हैं। चावल से बने पदार्थों का ये प्रयोग करते थे। मांस से बने हुए पदार्थों का भी ये प्रयोग करते थे। वेशभूषा श्रृंगार की बात करें तो सूती और रेशमी कपड़ों का ये इस्तेमाल करते थे। स्त्रियां आजकल की साड़ी के समान लंबे वस्त्र का प्रयोग करती थी। प्रॉपर केश विन्यास करती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को ही आभूषण धारण करने का शौक था। मनोरंजन की बात करें तो कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन और नृत्य सम्मेलनों का आयोजन ये किया करते थे। गायक और नर्तकियाँ जो है वो राजा के दरबार में होती थी। मृतक संस्कारों की बात करें तो दाह संस्कार और दफनाना, ये दो तरह के यहाँ पर दाह संस्कारों का प्रयोग किया जाता था। कला और साहित्य की बात करें तो संगीत कला और चित्रकला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मकानों की दीवारों पर देवी देवताओं, पशुओं के सुंदर चित्रों के अंकन की परंपरा मिलती है। और अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ के धर्म पर वैदिक धर्म का प्रभाव दृष्टिगत होता है। उत्तर भारत के अनेक पौराणिक कहानियों, आख्यानों और सामाजिक प्रथाओं में अभिव्यक्त विचार संगम युग के धार्मिक जीवन के अंग बन चुके थे। तमिल राज्यों के आर्यीकरण के पहले ही विद्यमान धर्म का वैदिक धर्म के साथ काफ़ी अधिक मिश्रण हो चुका था कि इस युग में सर्वथाओं ने अलग थलग पहचान पाना मुश्किल है। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि तमिल देश में वैदिक धर्म और आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार रहा। बहुदेववाद संगम युग के लोगों की बात करें तो वो बहुदेववादी थे। वे अनेक देवी देवताओं की पूजा उपासना किया करते थे। मुरुगन उनका महत्वपूर्ण देवता होता था। तमिल कविताओं में उसके संबंध में बहुत सारे उपाख्यानों का उल्लेख है। नवयुवती और महिलाएं जो है नृत्य करती थी। बाद में हिंदू धर्म के कुछ और देवता ब्रह्मा, विष्णु, बलराम, कृष्ण की भी उपासना की जाने लगी। और मलीमेकले जो है उसमें सरस्वती मंदिर का उल्लेख है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो वैष्णव और शैव भक्ति करने वाले थे। इन दोनों संप्रदायों का यहाँ पर उदय हो चुका था। तो संगम युग के धार्मिक जीवन पर वैदिक धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कुछ धार्मिक कृत्य और उपासना पद्धतियों में स्थानीय तत्वों का भी सम्मिश्रण मिलता है। स्त्रियां और पुरुष तुलसी की भी उपासना करते थे और शाम के समय मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती थी। लोगों का ये मानना था कि जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सद्कर्म निरंतर करने चाहिए। तमिल राजाओं ने भी ब्राह्मण धर्म को पर्याप्त संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। तो हम कह सकते हैं कि संगम युग की सभ्यता और संस्कृति ने भारत की मिलीजुली संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये है संगम युग की स्थिति, उनकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का हमने स्थिति पर हमने चर्चा की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।